हेलो स्टूडेंट, आज 12 सितंबर 2020 को हमारा अगला टॉपिक है असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बता दिया था कि असेसमेंट ईयर क्या होता है और प्रीवियस ईयर क्या होता है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ। ये हमारा बनेगा एक लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको बाद में लिखवाऊंगी। और अभी आप देखो कि व्हाट इज़ प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर देखो, आज मेरे पास बुक थोड़ी पुरानी है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट सारा सेम है। तो देखो प्रीवियस ईयर पहले भी तुम्हें बताया है कि जिस ईयर में इनकम अर्न की जाती है, जिस ईयर में इनकम कमाई जाती है, उसको हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर, ठीक है। और उस प्रीवियस ईयर में कमाई गई इनकम पर जो टैक्स लगता है वो हम लगाते हैं असेसमेंट ईयर में, ठीक है बेटा। तो देखो, जैसे इसने कहा है, द टर्म प्रीवियस ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज द इनकम एंड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर विच इज टू बी असेस्ड टू टैक्स इन द असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो कहता है कि प्रीवियस ईयर का जो टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यही वो ईयर होता है जिसमें इनकम कमाई जाती है, ठीक है। और असेसमेंट ईयर में उस कमाई गई इनकम पे टैक्स लगाया जाता है। एज द वर्ड प्रीवियस मीन्स कमिंग बिफोर, hence it can be simply said that the previous year is the financial year preceding the assessment year. That is, for assessment year 2016-17, the previous year should be the financial year ending 31st March 2016, ठीक है। तो ये बेटा बुक मेरे पास आज पुरानी है, इसलिए मैं 2016-17 का कह रही हूँ, और तुम्हारी बुक में यहीं पे 2020 और 21 होगा, ठीक है, जिनके पास नई बुक्स हैं। तो देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नई बुक है पुरानी बुक है, बस आपने कॉन्सेप्ट समझना है उसका, ठीक है। तो देखो, वो कह रहा है कि भाई अगर हम असेसमेंट ईयर 2016-17 लेते हैं तो उसका प्रीवियस होगा 31 मार्च, प्रीवियस ईयर होगा 31 मार्च 2016 को लास्ट होगा, यानी कि 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2016 तक प्रीवियस ईयर होगा, ठीक है। In simple words, it may be said that the year in which income is earned is called previous year, and the next year in which such income is computed and put to tax is known as assessment year. तो ये समझ में आ ही गया सबको कि सिंपल भाषा में अगर हम बोलते हैं तो प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसमें इनकम अर्न की जाती है, कमाई जाती है, और असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिसमें उस इनकम पर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है बेटा। कम कर दे, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, फॉर एग्जाम्पल, इनकम अर्न बाय एन एसएससी इन द प्रीवियस ईयर 15-16 इज टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर रिलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर 15-16, ठीक है। तो कहता है, एग्जाम्पल्स ने बोला, इनकम अगर किसी प्रीवियस ईयर कौन सा है, 2015-16, तो प्रीवियस ईयर 2015-16 में अगर कोई एसएससी इनकम अर्न करता है तो उस प्रीवियस ईयर का जो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है वो होगा 2016-17। तो उस 2016-17 के असेसमेंट ईयर में उस पिछली 2015-16 के प्रीवियस ईयर में कमाई गई इनकम पर टैक्स लग जाएगा। द सिंपल रूल इज दैट द इनकम ऑफ अ प्रीवियस ईयर इज टैक्स्ड इन इट्स रेलेवेंट असेसमेंट ईयर सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता है, क्वेश्चन इसी के ऊपर आएगा। जनरल रूल क्या है? जनरल रूल यही है कि प्रीवियस ईयर में कमाई गई इनकम पर असेसमेंट ईयर में टैक्स लगेगा, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, कुछ अपवाद भी होते हैं। मतलब कभी कभी प्रीवियस ईयर छोटा भी हो जाता है और प्रीवियस ईयर में कमाई गई इनकम पर प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लगाना पड़ जाता है। कुछ ऐसी हमारी सिचुएशन आ जाती हैं, ठीक है। पहली सिचुएशन क्या है, प्रीवियस ईयर इन केस ऑफ अ कंटिन्यूइंग बिजनेस। अगर कोई बिजनेस कंटिन्यू है, ठीक है, यानी कि बहुत सालों से चला आ रहा है बिजनेस, तो उस केस में हमारा प्रीवियस ईयर क्या बनेगा? तो वो तो सिंपल सी चीज़ है कि इट इज़ द फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। एज सच फॉर द असेसमेंट ईयर 16-17 द प्रीवियस ईयर फॉर अ कंटिन्यूइंग बिजनेस इज 15-16, ठीक है। मतलब अगर कोई बिजनेस स्टार्टिंग से ही चला आ रहा है, ठीक है, तो उसका अगर हम ये मानते हैं कि उसका असेसमेंट ईयर 2016-17 है तो उसका प्रीवियस ईयर 15-16 होगा, ठीक है। दूसरा है न्यूली सेटअप बिजनेस, ठीक है, न्यूली सेटअप बिजनेस। लेकिन अगर कोई बिजनेस पुराना नहीं है और वो इसी साल मतलब प्रीवियस ईयर में ही किसी भी टाइम से स्टार्ट हो जाता है तो वो न्यूली सेटअप बिजनेस प्रोफेशंस को कहते हैं। तो द असेसी इज फ्री टू सेट अप अ बिजनेस और
start a new profession on any day, and the first previous year in case of a newly set up business or newly created source of income shall be the day it is set up. ठीक है, तो कहता है असेसी, कोई भी असेसी किसी भी बिजनेस को किसी भी दिन स्टार्ट करने के लिए या किसी प्रोफेशन को किसी भी दिन स्टार्ट करने के लिए फ्री है, मतलब जब उसकी मर्जी है तब वो उस अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, तो इस केस में तो किसी न्यूली सेटअप बिजनेस या प्रोफेशन के लिए जो फर्स्ट प्रीवियस ईयर माना जाएगा वो जिस दिन से उसका बिजनेस स्टार्ट हुआ है, जिस दिन से उसका बिजनेस स्टार्ट हुआ है उस दिन से और अगले साल 31 मार्च तक वो हमारा असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर पूरा होगा। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके उसने कहा है कि सो द फर्स्ट प्रीवियस ईयर मे बी ऑफ 12 मंथ और लेस देन 12 मंथ। तो जो फर्स्ट प्रीवियस ईयर होता है वो 12 मंथ का भी हो सकता है और 12 मंथ से कम का भी हो सकता है, बट ऑल सब्सिक्वेंट ईयर्स, लेकिन इसके बाद वाले जितने भी प्रीवियस ईयर्स हैं वो सारे के सारे 12 मंथ के होंगे। ठीक है बेटा, तो आगे देखो हमारा अगला टॉपिक है यहाँ से सी पॉइंट देखो इसका, इन केस ऑफ अ न्यूली क्रिएटेड सोर्स ऑफ इनकम। अभी तक जो हमने बी पॉइंट पढ़ा है, ठीक है, बी पॉइंट जो पढ़ा है उसमें न्यूली स्टार्टेड बिजनेस था, प्रोफेशन था, लेकिन अब कोई भी सोर्स ऑफ इनकम जो न्यूली क्रिएटेड है, ठीक है, मतलब साल के बीच में कभी स्टार्ट हो, जैसे किसी की नई नई जॉब लग जाती है साल के बीच में, तो उसकी सैलरी इनकम क्या बनेगी, या उसने कोई हाउस प्रॉपर्टी बनी है तो उसका रेंटेड इनकम, या किसी की हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे लगी है तो उसका रेंटेड इनकम, या फिर कोई प्लॉट वगैरह बेचा है, कोई कैपिटल एसेट बेची है तो उसका जो प्रीवियस ईयर होगा, ठीक है, वो सारे के सारे न्यूली सोर्स ऑफ इनकम हो जाएंगे। तो ये इनकम सोर्स कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं। इन सच केस द प्रीवियस ईयर शैल बी द पीरियड बिटवीन द डे ऑन विच सच इनकम सोर्स कम इनटू एग्जिस्टेंस एंड 31 मार्च नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो न्यूली क्रिएटेड सोर्स ऑफ इनकम के केस में ये होगा कि भाई जिस दिन से उसकी सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हुई है उस दिन से लेकर अगले साल 31 मार्च तक, ठीक है, उसका पूरा असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर बन जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट में वगैरह है विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 89-90 ऑल असेसी आर कंपल्सरीली रिक्वायर्ड टू फॉलो द फाइनेंशियल ईयर एज द प्रीवियस ईयर फॉर इनकम टैक्स पर्पज फॉर एनी और ऑल सोर्सेज ऑफ इनकम। हाउएवर प्रायर टू दैट असेसी वर अलाउड टू फॉलो डिफरेंट प्रीवियस ईयर्स फॉर डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम। तो वो कह रहा है 1989 और 90 के ईयर से असेसमेंट ईयर 1989 से लेकर 90 तक जो है, इससे यहाँ से गवर्नमेंट ने सभी असेसी को एक ही प्रीवियस ईयर यानी कि एक ही फाइनेंशियल ईयर यूज़ करने के लिए बोला है, और उससे पहले सारे असेसी अलग अलग असेसमेंट ईयर या प्रीवियस ईयर यूज़ करते थे। ठीक है बेटा, उसके बाद हमने ये देखो इसके बाद तुमने आगे जो नोट बनाने हैं वो है एग्जेप्शंस के आते हैं बेटा। देखो एग्जेप्शंस के, ठीक है, एग्जेप्शन में क्या है कि अपवाद इसके, ठीक है, अपवाद क्या है, मतलब किन केसेस में प्रीवियस ईयर हमारा 12 मंथ का नहीं होता है। तो देखो क्वेश्चन हमारा इसी नाम से आएगा कि द जनरल रूल इज दैट द इनकम अर्न ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर इज टैक्स इन इट्स रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो जनरल रूल क्या है कि किसी असेसमेंट ईयर, किसी प्रीवियस ईयर में कमाई गई इनकम पर उसके रिलेवेंट असेसमेंट ईयर में टैक्स लग जाता है। तो इन दीज केसेस इनकम इज टैक्स इन द सेम ईयर इन विच इट इज अर्न, ठीक है, बट देयर आर सर्टेन एग्जेप्शंस टू दिस रूल। लेकिन इस रूल के कुछ एग्जेप्शंस भी हैं, और इन केसेस में प्रीवियस ईयर में कमाई गई इनकम पे टैक्स भी प्रीवियस ईयर में ही दिया जाता है। तो फर्स्ट है हमारा शिपिंग बिजनेस, ठीक है, शिपिंग बिजनेस इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट शिप ओनर। जो शिप ओनर नॉन रेजिडेंट है यहाँ पे, यानी जो एनआरआई हैं, ठीक है, एनआरआई है और उनका शिपिंग बिजनेस है। शिपिंग का मतलब उनके शिप चलते हैं, कभी वो शिप जानवरों को लेके जाते हैं, कभी वो शिप सामान लेके आते हैं, कभी वो शिप इंसानों को लेके आते हैं। तो मतलब वो शिप को उनका जैसे ट्रांसपोर्ट का काम होता है ना, ऐसी शिपिंग बिजनेस भी होता है। तो इन केस है नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनी, ठीक है, एक शिपिंग कंपनी है वो लेकिन नॉन रेजिडेंट है, विच हैज़ नो रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया, लेकिन और जिसका इंडिया में कोई रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं। मैंने पहले ही बताया था कि अगर एनआरआई अगर यहाँ पे अपनी इंडिया में इनकम टैक्स भरेगा तो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव एसएससी है वही भरेगा, ठीक है। तो अर्न्स इनकम बाय कैरिंग पैसेंजर, लाइफ स्टॉक, मेल और गुड्स लोडेड फ्रॉम एनी इंडियन पोर्ट, ठीक है,
अगर कोई नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनी है और जिसका इंडिया में कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ठीक है, तो ऐसी कंपनी अगर इंडिया में पैसेंजर को लाती है शिप में, लाइव स्टॉक पशुओं को लेके आती है, मेल लेके आती है, गुड्स लेके आती है और किसी इंडियन पोर्ट पर, किसी इंडियन बंदरगाह पे उतरती है, तो सच शिप विल नॉट बी अलाउड टू लीव द पोर्ट till the tax on such income has been paid or alternative arrangements to pay tax are made। तो ऐसे शिप को इंडिया के पोर्ट से तब तक लीव नहीं करने दिया जाएगा जब तक कि वो अपनी इनकम पे इनकम टैक्स पे ना कर दे, ठीक है, या फिर कोई अरेंजमेंट करके जाए, मतलब किसी को अपना एजेंट वगैरह बना के जाए या कोई ऐसा अरेंजमेंट करके जाए जिससे कि उसका टैक्स पे हो सके, ठीक है। तो एज सच इनकम इज असेस्ड टू टैक्स एट करंट ईयर्स रेट, और क्योंकि ये जो इनकम होती है शिपिंग बिजनेस की इनकम, इस पे करंट ईयर के रेट्स ही लागू होते हैं, इसलिए 7.5% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट रिसीवेबल बाय द शिप ओनर और चार्टर्स आर एज फेयर फ्रेट्स इंक्लूडिंग अमाउंट ऑन अकाउंट ऑफ डिमरेज चार्जेस और हैंडलिंग चार्जेस शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम अक्रूइंग इन इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ सच कैरिज, ठीक है। तो कहता है क्योंकि 7.5% का जो ऑफ अमाउंट रिसीव, मतलब शिपिंग बिजनेस से, यानी कि अपने देश से लेकर हमारे इंडियन बोर्ड तक पहुंचने में उसको जितना भी उसने कमाया है, अमाउंट रिसीव लिखा है ना उसने, इट मीन्स चाहे उसने कमा लिया है चाहे वो रिसीवेबल है, मतलब चाहे रिसीव कर लिया है चाहे रिसीव करना बाकी है, ठीक है, लेकिन आउटस्टैंडिंग हो चुका है वो, तो ऐसे शिप ऑनर को क्या किया जाएगा, उनको ये माना जाएगा कि इन्होंने ये इनकम जो है इंडिया में एक्रू की है, एक्रू का मतलब कमाई है। तो द मास्टर ऑफ द शिप इज रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ सच इनकम टू द असेसिंग ऑफिसर बिफोर द डिपार्चर ऑफ द शिप। तो कहता है कि शिप के डिपार्चर से पहले, शिप के पोर्ट को छोड़ने से पहले जो उसका मास्टर है, जो उसका कैप्टन है शिप का, ठीक है, तो शिप जो उसका कैप्टन है वो एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, फर्निश करवाएगा असेसिंग ऑफिसर के नाम पे, ठीक है। तो हाउ एवर सच रिटर्न कैन बी फर्निश्ड विद इन 30 days ऑफ डिपार्चर ऑफ द शिप फ्रॉम द इंडियन पोर्ट इफ द असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू सबमिट सच रिटर्न्स बिफोर द डिपार्चर ऑफ द शिप, ठीक है। तो कहता है कि भाई 30 डिपार्चर के 30 दिन के अंदर अंदर उस रिटर्न को फर्निश करना पड़ेगा इंडियन पोर्ट से। अगर असेसिंग ऑफिसर इस बात से सेटिस्फाई हो जाता है कि ये पॉसिबल नहीं है कैप्टन के लिए या मास्टर के लिए, मास्टर ऑफ शिप के लिए, कि वो अभी यानी कि शिप के डिपार्चर से पहले पहले अपना जो है 30 दिन के अंदर वापस लौट के आए, ठीक है, और जो भी सेटिस्फाइड अरेंजमेंट्स उसने करने थे वो करे, ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो उसको असेसिंग ऑफिसर से बात करनी पड़ेगी, उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, उसको रीजन देने पड़ेंगे कि किस कारण से मैं अभी अपना टैक्स फाइल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो यहाँ से आके मैं आपको कल पढ़ाऊँगी।